नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर जो है 9th और 10th का जो है मैथ का भी वीडियो आना शुरू हो गया है और उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है फाइनल परीक्षा 2022 का, उसका फर्स्ट सीटिंग का गणित का जो क्वेश्चन है सेट नंबर एस है और इसी से संबंधित हम लोग आज बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा विस्तार से देखने वाले हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो यदि आपका सेट कोई अलग होगा तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, नंबर केवल इधर उधर हो सकता है। यदि आप फर्स्ट सीटिंग के हैं तो क्वेश्चन वही रहेगा, बस नंबर इधर उधर होगा। सेकंड सीटिंग का जो वीडियो है तुरंत आएगा हमारे चैनल पर, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो इसको छोड़ते हैं और फर्स्ट पेज में गाइडलाइन है, सेकेंड पेज पे गाइडलाइन है और आते हैं थर्ड पेज पर जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और यहाँ पर गौर करेंगे हम लोग, तो यहाँ से शुरू हो रहा है खंड ए यानी सेक्शन ए नंबर। सेक्शन ए नंबर में जो प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ और इसमें कुल मिला के जो प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर और बनाना मात्र 50 है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि साइन 30 बटा कॉस 30 इंटू कॉट 30। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है टेन थीटा, और जो कॉट थीटा आपका है कॉट थीटा ही रहेगा। तो एक सूत्र में चल जाता है जिसका सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, जिसका वैल्यू होता है 1, यानी इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर आंसर होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका जब वैल्यू जो हम लोग रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 1, और चूँकि 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही आपको आएगा। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, यानी कुल मिला के फाइनली जो रिजल्ट आपको आएगा वो आपको आएगा 0। जो कह रहा है किसके बराबर है, तो साइन 0 का ही वैल्यू 0 होता है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। नंबर की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि बिंदु 7, 10 किस पाद में यानी किस चरण में होगा। आप लोग को पता होगा कि ये आपका जो होता है ए वाई और यह होता है एक्स, और यहाँ पर जो होता है आपका पूरा दोनों के दोनों पॉजिटिव होता है। और यहाँ के जो भी संख्या जो दिया गया है वह दिया गया है 7 और 10, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यानी ये जो खंड नंबर होगा वो 1 नंबर खंड में होगा, यानी प्रथम चरण में होगा। यानी फर्स्ट नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि tan 45 और रेशियो tan 60 का वैल्यू क्या होगा। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है और tan 60 का वैल्यू √3, और इसको जब रेशियो में जब लिखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपको आएगा 1:√3। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स पर जितने भी आपका वाई होता है सबका वैल्यू 0 होता है, और बिंदु जब लिखाता है तो पहले एक्स का फिर बाद में वाई का। ये आपका हो जाएगा पहले में दिया हुआ एक्स, और चूँकि एक्स पर वाई 0 होता है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा x, 0, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये जो है एक फोटो है यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है कि छाया की लंबाई यानी छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई चूँकि पहले है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, और छाया की लंबाई √3। तो छाया की लंबाई और छड़ की लंबाई, यानी कहने का मतलब यदि हम त्रिकोणमिति के नज़र से देखा जाए तो लंब और आधार का ही अनुपात है। तो लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो आपका आता है tan के कैटेगरी में। तो tan का जो भी सूत्र है यानी लंब बटा आधार, और जो वैल्यू है वैल्यू डालेंगे। तो जब वैल्यू डालेंगे तो आपका जो आएगा 1/√3, और 1/√3 जो होता है आपका वैल्यू, ये आपको वैल्यू जाता है इसमें, यानी tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करिए तो 7 में पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से -x और y की दूरी क्या होगी। किसी भी बिंदु का जो मूल बिंदु जो होता है यहाँ से निकालते हैं, ये आपका मूल बिंदु है y अक्ष, ये आपका x अक्ष, और ये मूल बिंदु है। तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं फिर भी पॉजिटिव आता है, तो आपका सूत्र आपका हो जाएगा √x² + y²। यह माइनस में रहे या प्लस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र आपका हमेशा पॉजिटिव वाला ही होता है। आपका नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 5, 7
और 8 11 के बीच की दूरी क्या है। तो पहला जो बिंदु जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा x1 y1 और सेकेंड जो बिंदु का जो जिक्र किया गया है ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो हम लोग जानते हैं कि दो बिंदु का जो बीच का जो दूरी होता है उसका सूत्र होता है √x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसके जगह पर आप 1 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 1 भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। और यहाँ से जो भी आपका वैल्यू जो था ये जो वैल्यू आपका था x1 y1 और ये आपका था x2 y2, इसका जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद फाइनली जो रिजल्ट नंबर 25 का वैल्यू आता है 5, यानी 5 इकाई, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर में आपका ऑप्शन होगा। 2 नंबर में कहा जा रहा है एक रेखा है जो y बराबर 4 है तो कहाँ से गुजरेगी। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है एक्स अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष। वाई में ऊपर में सब पॉजिटिव होता है, वाई में निगेटिव होता है। तो वाई बराबर 4 है तो वाई में हम 4 खंड लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका इमेज बनेगा। तो देख रहे हैं कि यह एक्स अक्ष के समानांतर है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे 0 और 4। 0 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह वाई पर है, तो वाई पर जो भी बिंदु होता है उसका एक्स नियामक 0 होता है, यानी 0 4। और 0 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका ऑप्शन होगा इनमें कोई नहीं। या 0 4 रहता तब मेरा यह आंसर होता, लेकिन 0 4 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 0 है, जो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मूल बिंदु का हम लोग जानते हैं कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब कटता है जिस बिंदु पर, उसे मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु ये है जो जिसे आप फोटो में देख रहे हैं। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी वैल्यू 0 होता है और वाई वैल्यू 0 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में डिनोटेड किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सारांतर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है n का जो मान है, n के मान बारी बारी से 0 1 2 3 ऐसे रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग n का वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे तो हमको जो वैल्यू जो मिलेगा कुछ इस तरह से वैल्यू मिलेगा, जो आएगा 13 11 9 और 7। और इसका जब गैप निकालेंगे, गैप यानी डी यानी सारांतर यानी कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो वैल्यू आपको आएगा -2, क्योंकि -2 के अनुपात से यह पीछे खसक रहा है। तो इसका आंसर आएगा -2, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में आपका मौजूद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि समानांतर श्रेणी 126 120 114 अप टू डॉट का कौन सा पद 0 है। तो हम जानते हैं कि पहला पद को ए माना जाता है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया 126। बीच का जो गैप होता है उसको डी माना जाता है, तो डी चूँकि निगेटिव में आएगा क्योंकि अवरोही क्रम है यानी घट रहा है। तो एक सूत्र होता है tn का, tn बराबर a + n - 1 × d। और जो वैल्यू जो दिया गया है यानी 0 को हम लोग tn मान लिया, यानी अंतिम पद मान लिए हैं। एक समीकरण है, समीकरण को जब हल कीजिएगा तो फाइनली आपको n का वैल्यू आएगा 22, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, n बराबर 22। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है आपसे कि समकोण त्रिभुज एक ABC है, कोण B जो है 90 डिग्री है, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर। तो साइन C का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो है साइन C से पूछा जा रहा है। तो एक यहाँ पर इसी डिजाइन जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसके हिसाब से फोटो बना दिया गया, लेकिन अभी आपको जो प्रश्न बताना है वह जो थीटा जो लेना है वो C से लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल से हम लोग जब त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो सामने वाला भुजा को हम लोग लंब लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगा आपका ए बी लंब हो जाएगा। और चूंकि साइन का पूछा जा रहा है तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो आपका ए बी यानी लंब हो जाएगा, यानी 12 बटा कर्ण यानी 13। इसका आंसर आएगा आपका 12 बटा 13, जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में मौजूद है। यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 14 की। कहा जा रहा है यदि cos थीटा बराबर पी हो तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ई जो है आपका 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और tan स्क्वायर चूँकि माइनस में है तो आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और सेक का सूत्र होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा कर दिया। अब इधर का जो 2 है उधर जाकर आपका हो जाएगा रूट अंडर, और रूट अंडर जब हो जाएगा तो यहाँ पर जो है बट्टा का घटाव करेंगे तो कुछ आपको इस तरह से नजर आपको आएगा। और इसमें से जो है नीचे में देख रहे हैं कि cos स्क्वायर 2 है, तो 2 में से हम लोग 1 बाहर निकाल देंगे। और चूंकि प्रश्न के मुताबिक कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ cos होगा वहाँ वहाँ p रखना है, तो अंत में देख रहे हैं कि मेरा सब जगह cos के
पे मामला आ गया तो वहाँ आप पी डालेंगे तो कुछ आपको जो है इस तरह से ऑप्शन नंबर ए के तरह से आपको नजर आएगा, यानी 14 के आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 1/sin थीटा बराबर क्या होगा। तो 1/sin का एक सूत्र होता है sin इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और इधर से यदि हम लोग कॉसेक को छोड़ के साइन को उधर ले जाएंगे तो साइन आपका मल्टीप्लाई में है, उधर जाके भाग हो जाएगा, तो जो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, जो आंसर है कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सेक बी इंटू कॉस बी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब सेक और कॉस जो होता है सेक अपोजिट होता है और दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं तो वैल्यू आपको आता है 1 आता है, और इस ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। 17 में कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको यदि हम लोग बनाते हैं तो कॉट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, लेकिन सेक में हमको चाहिए कर्ण, तो कर्ण का सूत्र होता है √अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और वैल्यू डाल देंगे, और वैल्यू डालने के बाद जो है आपका कर्ण का जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा, और सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का वैल्यू आएगा 2 और आधार का वैल्यू आपका 1 है, तो आधार में आप 1 लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनली इसका वैल्यू आता है 2, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, यानी यहाँ भी सी आपका है, तो ये आपका अंग्रेजी हुआ, और ऊपर वाला आप हिंदी हो गया। तो 18 में बताया जा रहा है कि यदि 18 नंबर में कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। तो 45 डिग्री कहा जा रहा है, तो यदि वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने के बाद चूँकि दोनों का वैल्यू सेम होता है तो 1/√2 प्लस 1/√2, इसको जब यदि हम लोग जोड़ेंगे तो फाइनली आपको यह आएगा, और उसके बाद हम लोग परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में से रूट को हटा देना, तो रूट को हटाने का तरीका होता है कि जो रहता है हर उसी से गुना और भाग कर देते हैं, तो फाइनली आपको जो आएगा परिमेयकरण करने के बाद वो आएगा √2, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 19 नंबर में कि यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है कि 2 sin अल्फा बराबर 2, तो इधर का जो 2 है ये आपका जो मल्टीप्लाई में है इधर आके आपका डिवाइड में हो जाएगा, फाइनली आपको वैल्यू देगा 1, और साइन में जो 1 होता है वो 90 का वैल्यू देता है, तो इसलिए अल्फा का जो वैल्यू होगा 90 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। आपका 19 का आंसर डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि tan 30 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री, तो यहाँ आपके पास 2 उपाय है, या तो tan को कॉट में बदल दीजिए या कॉट को tan में बदल दीजिए। तो हम लोग जो है कॉट को tan में बदले हैं, तो कॉट हम लोग जो है 69 डिग्री के बदला में 90 में से 21 घटा देंगे, और सूत्र होता है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा से तो कॉट 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है tan थीटा, और दोनों आपका सेम हो गया, और कटने के बाद वैल्यू आपको 1 दे देगा, यानी आपको जो रिजल्ट दिया वो आपको बी नंबर रिजल्ट दे दिया। किस नंबर में पूछा जा रहा है, यदि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, तो y पर सभी x का वैल्यू 0 होता है और x पर सब y 0 होता है, तो पूछा जा रहा है कि y पर, तो y आपका a वाला हो गया, ठीक है, और भुज यानी x, तो इस पर जो भी होगा आपका 0 वैल्यू होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो 22 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि यदि समानांतर श्रेणी का जो है कुछ दे दिया और कह रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ जो वैल्यू है, जैसे यदि हम D2 निकालते हैं तो D2 का वैल्यू -1/8 आ गया, और D3 का जो वैल्यू आया वो आया -1/8 आ गया, यानी दूसरा का नंबर गैप यानी और तीसरा का नंबर गैप। लेकिन यदि पहला नंबर गैप की बात करेंगे तो वह आएगा 1/8, लेकिन 1/8 कैसा आएगा पॉजिटिव में, तो इधर का आ गया मेरा पॉजिटिव, लेकिन ये दोनों आ गया नेगेटिव, तो नेगेटिव चूँकि क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है तो मिसप्रिंटिंग है, तो लेकिन आप जो है 1/8 करते हैं यह भी सही है, और -1/8 कीजिएगा वो भी सही है, लेकिन जनरली रूप से देखा जाए तो आपका इसको सही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसका दोनों आंसर होने वाला है। इस नंबर में देखिए लिखा हुआ है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। तो इनका वैल्यू जो है हम लोग बारी बारी से जो रखेंगे 0 1 2 3 4 जहाँ तक रखना होगा रख सकते हैं। तो इसका जो आएगा कह रहा है कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद यानी 0 रखेंगे, तो जब 0 जब रखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा -7, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है -7। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है आपको कि यदि बिंदु जो है एक बिंदु दे दिया गया है और कह रहा है कि मिलाने वाला मध्य बिंदु का क्या होगा निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, या x का और y का होता है y1 = y2/2।
तो यहाँ पर जो कि दो बिंदु है, तो पहला बिंदु वो हो जाएगा आपका x1 y1 और सेकेंड बिंदु हो जाएगा x2 y2। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, x का भी और y का भी। तो आपको फाइनली जो वैल्यू देगा -6 -4 देगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, -6 और -4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में एक क्वेश्चन दे दिया गया है, कह रहा है कि आपको 3 को बिंदु दे दिया गया है, बिंदु ए x1 y1, बिंदु बी x2 y2 और बिंदु सी x3 y3, और कहा जा रहा है कि केंद्र का क्या सूत्र होगा। केंद्र का निर्देशांक बताइए। निर्देशांक का मतलब x और y दोनों का वैल्यू। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, यह सूत्र होता है, इसमें कुछ भी नहीं समझाने वाली बात है। सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 y3 और y1 जोड़ y2 जोड़ y3 y3। तो आपका जो 25 का आंसर जो होगा वो आपका डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 की में दिया हुआ है कि यदि बिंदु P 2 3 और एक और बिंदु दे दिया है Q और एक R दिया हुआ है, और कंडीशन के मुताबिक कह दिया है संरेख है, तो के का मान बताइए। तो संरेख के लिए होता क्या है कि एक त्रिभुज का सूत्र होता है और इसका संकेत मान 0 करना पड़ता है। तो यह सूत्र है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 और प्लस x3 × y1 - y2 = 0। तो ये आपका 1/2 है, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, और जो भी वैल्यू है ये आपका जो हो जाएगा x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका x3 y3 वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद एक समीकरण आएगा, समीकरण को हल करना है। तो x का वैल्यू आपका 0 आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ डी में मौजूद है 0। 27 नंबर में आपको जो है एक बिंदु दे दिया है, 3 बिंदु दिया हुआ है 0 4 0 0 और 3 0। इसका परिमाप बताइए। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक इसको त्रिभुज जैसा मान लेंगे, हम लोग तो त्रिभुज मान लेंगे, सबका निर्देशांक कर दिए, और जो दूरी सूत्र से जो है तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का जो सूत्र होता है, सूत्र से हम लोग जो है AB का निकाले हैं, BC निकाल दिए और AC निकाल दिए। तो एक वैल्यू आया है मेरा 4, एक का वैल्यू मेरा 4 आया, एक का वैल्यू मेरा 3 आया है और एक का वैल्यू मेरा 5 आया। और तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगा 12, और यह जो 12 है आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 नंबर में जो है एक क्वेश्चन दे दिया है और कह रहा है कि इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो सूत्र है, सूत्र पर जो वैल्यू डालेंगे, वैल्यू जो होता है ये, चूँकि पहला बिंदु को x1 y1, सेकेंड बिंदु को हम लोग मानेंगे x2 y2 और थर्ड बिंदु को मानेंगे x3 y3। और यह जो वैल्यू है यह वैल्यू रखेंगे और आराम से गुना भाग करेंगे। तो गुना भाग करने के बाद अंत में हमको जो रिजल्ट देगा वह देगा 8, और यह आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, 8 वर्ग इकाई। आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वह वर्ग इकाई में होता है, यानी पावर 2 में होता है, और पावर 2 को ही वर्ग कहा जाता है। 29 नंबर एकदम प्रश्न सिंपल सा है। यह जो प्रश्न है यह छठा से पढ़ाई हो जाता है। लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका PR बराबर और PQ बराबर PR है और कोण Q बराबर 40 है। तो P का वैल्यू बताइए। हम लोग त्रिभुज के गुण से जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण जो होता है बराबर होता है। तो हमने जो है प्रश्न के मुताबिक जो जिक्र किया वैसे हमने फोटो बना दिया, और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, यानी चूंकि PQ बराबर PR तो सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, और चूंकि दो कोण बराबर है तो दोनों की जगह पर 40 वैल्यू रख देंगे। एक समीकरण का रूप आएगा, तो कोण P का जो वैल्यू आपको आ गया वो 100 आ गया, जो आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। 31 की बात करेंगे तो 31 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या जो है आपका 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। ध्यान रहे कि हमको चुनना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो वंश बाई और हर में हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है √25 और इसको निकलेगा 5 और बट्टा में कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में हो जाएगा। तो आपका 32 का आंसर होगा 1। 33 में कहा निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो रूट में रहे। रूट में का मतलब जो है जिसका पूरा वर्ग न निकले। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। यह आपका है
शांत आवर्ती। शांत अशांत के बारे में जो है वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये हुआ परिमेय संख्या। √16 का में वैल्यू हमको मिलेगा 4, यह भी परिमेय संख्या, और यहाँ से वैल्यू हमको जो मिलेगा ये भी परिमेय संख्या। तो आपका बच गया ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी से जो हो जाएगा आपका अपरिमेय। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो 34 में बताया जा रहा है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो मसा क्या होगा। तो दो अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा एक ही होता है। 35 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है कि 0.13 और ऊपर एक रिंग दे दिया, यानी 1 3 पर एक रिंग देने का मतलब है कि 1 3 1 3 1 3 जो है आपको बार बार आते रहेगा। तो इसको बनाने का सिंपल सा उपाय है कि इसको पहले x मान लेना है, और जो भी संख्या रिपीट हो रहा है उसको बार बार लिख देना है। तो समीकरण 1, और इसको आपको ऐसे संख्या से गुना करना है कि दशमलव के बाद वह संख्या फिर से रिपीट हो जाए। तो 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक उधर चल जाएगा, तो इधर में आपको 13 आ जाएगा, उधर में भी आपका 1 3 1 3 इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, सावधानीपूर्वक हल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 13/99, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है 13/99। 37 नंबर में कहा जा रहा है कि एक मसा निकाले। तो मसा आप सिंपल से निकाल सकते हैं आप, तो मसा निकालने का यही तरीका है, और लेफ्ट साइड वाले को हम लोग मसा बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको 18 है, ये आपका मसा का वैल्यू हो गया आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो 37 नंबर में है कि √12 का परिमेयकरण का गुणांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग √12 का पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा, और वर्गमूल में नियम क्या होता है कि जोड़ा में से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 मेरा 2 है तो एगो बाहर निकल जाएगा, और 3 मेरा सिंगल है तो सिंगल रह जाएगा अगर में। तो जो मेरा आ गया वैल्यू यही मेरा आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। यहाँ पर 38 की बात करिए तो 38 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक का क्या रूप होगा। तो सम पूर्णांक का जो रूप होता है वह होता है 2p के रूप में, क्योंकि 2 से जब गुना करेंगे सम या विषम किसी भी संख्या में तो हमेशा सम ही आपको आएगा। तो इसका आंसर आपका होगा ए नंबर में, यानी 2p आपका आंसर होगा, ए नंबर मौजूद है। 39 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए एक सूत्र होता है कि p/2 के पावर n और बट्टा 5 के पावर n। p का मतलब अंश से मतलब नहीं है, मेरा हमको हर से मतलब है, और हर में जो है इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में जो है इस कंडीशन को पालन कर रहा है, यानी जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आपको आएगा 19/2 के पावर 4 और गुणे 5 के पावर 1, जो सूत्र से एकदम मिलता जुलता है। तो उस हिसाब से मेरा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। प्रश्न संख्या 40 में है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत के लिए रूल होता है कि वो जो रूल को नहीं पालन करेगा, जो भी आपको हम बताए हैं, जो भी हम क्वेश्चन नंबर आपको 39 में बताए हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका ये जो सूत्र है, इस सूत्र को पालन करेगा तो वो होगा मेरा शांत, और इस सूत्र को जब पालन नहीं करेगा तो वो हो जाएगा आपका अशांत। तो इसी पर भी हम लोग जब इसको जब बैठाए हैं यानी तोड़े हैं, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है, सी का जब गुणनखंड तोड़ेंगे हर का तो वो आएगा 11 के पावर 2 और गुणे 2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 0, यानी इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है, फिर भी हम जो लोग पावर 0 दे सकते हैं, लेकिन 11 का एक अलग इंटर होगा, लेकिन सूत्र कहता है कि केवल 2 और 5 आना चाहिए। तो आपका सी नंबर का जो होगा दशमलव प्रसार अशांत होगा आपका। 41 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो व्यास का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गलती हमको हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। देखिए इसको जो हम लोग प्रश्न के मुताबिक यहाँ पर होगा क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ध्यान है कि पूछा है व्यास, लेकिन अभी हम जो है चूँकि आर का वैल्यू 2 आया है तो हम 2 पर लगा दिए, लेकिन 2 नहीं होगा, आप इसे अपना से मिला लीजिएगा, कुछ गलती हो गया है। तो इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा, क्योंकि व्यास का सूत्र होता है 2r होता है, और यहाँ पर जब 2 में जब r का वैल्यू 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा, यानी इसका जो आंसर आने वाला है आपका 4 आंसर आने वाला है, जो यहाँ से गलती हो गया है, इसके लिए आप सुधार कर लीजिएगा। इसका आंसर 2 नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, 4 इसका आंसर। तो 42 नंबर में कह रहा है प्रश्न में कि 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले एक और गोला का आयतन निकालिए। तो आपको r का वैल्यू दे दिया 3 और सूत्र होता है 4/3 πr3, जो वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू में दिख रहे हैं ऑप्शन में कि कहीं भी पाई का वैल्यू का जिक्र नहीं किया गया है। तो पाई का जब जिक्र नहीं किया गया है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है, तो आपको आंसर आएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 43 नंबर प्रश्न कहा
जा रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, और 2πr से हम लोग तुलना किए हैं, समीकरण आया, r का वैल्यू आ गया 5, और यहाँ पर क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², वैल्यू रखेंगे 25 पाई आ गया। चूँकि सब जगह पाई का वैल्यू नहीं रखा हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 25 पाई। 44 की बात करें तो 44 नंबर में कह रहा है कि एक घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो इसकी विकर्ण बताएं। तो विकर्ण का सूत्र होता है d बराबर √L² जोड़ B² जोड़ H²। जो वैल्यू जो दिया हुआ है वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, सबको जोड़ेंगे और अंत में जो आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। और इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर ए में जो वैल्यू है वो वही आपका हो जाएगा 5 √। 45 में कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान रहे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² और बटा 2, πr² वृत्त का और बटा 2 लगा देंगे तो अर्धवृत्त का वैल्यू रखेंगे। वैल्यू जब रखेंगे तो आपको आएगा 176/7, जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करके आया है और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 46 में करें निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, यानी ना तो 0 से नीचे नहीं हो सकता, यानी माइनस नहीं हो सकता है, और 1 से ऊपर नहीं हो सकता है। तो सबको जब कैलकुलेट जब कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी में जो मौजूद है उसका वैल्यू आ जाएगा 1.5, जो प्रायिकता का वैल्यू नहीं होगा क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं होता है। 47 में करें निम्नलिखित में न्यूनतम मान क्या होगा प्रायिकता का। तो न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है। यदि इसी प्रश्न में पूछता अधिकतम मान क्या होता है तो मेरा आंसर होता 1, लेकिन अभी पूछा जा रहा है न्यूनतम मान तो मेरा वैल्यू हो जाएगा 0। 48 में पूछा जा रहा है आपसे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या की क्या प्रायिकता है। तो एक पासा में जो मेरा विषम संख्या होता है वो होता है 1, 3, 5, यानी 3 बार आता है, यानी एनी का जो वैल्यू 3 हो जाएगा और एन एस यानी टोटल 6 होता है। तो पी का सूत्र होता है NE/NS, और वैल्यू जो रखेंगे तो मेरा जो वैल्यू आपको आएगा 3/6 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 49 नंबर में कह रहा है कि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की क्या प्रायिकता है। तो एक सूत्र होता है प्रायिकता और पूरक प्रायिकता, दोनों का जो फल होता है 1 के बराबर होता है, या एक और उसी का एक अलग अलग स्टेप का एक सूत्र हो जाता है PE डैश बराबर, डैश का मतलब होता है नेगेटिव यानी उसका नहीं का, तो PE डैश बराबर 1 - PE। तो 1 - PE यानी होने का, यानी 0.7 घटाएंगे 0.3 आएगा। चूँकि ऑप्शन में कहीं भी दशमलव का जिक्र नहीं किया गया है तो सबसे पहले जो मेरा आंसर आएगा उसको जो है बट्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बट्टा में जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर सी से मिलता जुलता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब 50 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है आपसे कि अच्छी प्रकार से फीटी गई एक ताश की गड्डी में एक पत्ता या तिरछा निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। तो हम जानते हैं कि जो ताश की जो गड्डी होता है उसमें 2 कलर होता है, एक होता है रेड और एक होता है आपका ब्लैक। तो ब्लैक में भी 2 कैटेगरी होता है, तो दोनों कैटेगरी में जो बादशाह यानी राजा जो होता है वह 2 होता है, और कुल पत्ता जो होता है आपका 52 होता है। तो आपका सूत्र होता है PE बराबर NE/NS, और आपका वैल्यू जो हो जाएगा 2/52, कैलकुलेट करेंगे तो 1/26 आपको आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 के बीच में, और 51 से लेकर 100 तक में मेरा अगला वीडियो आएगा। उसका भी वीडियो जो है तुरंत आने वाला है। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो है कितना ऐसा सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है संख्या पद्धति से संबंधित कुछ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पर मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।